गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में पिछले वीडियो में आपने जाना कि वृक्क नलिका की संरचना कैसी होती है। तो वृक्क नलिका की संरचना तो जान लिए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है आज टॉपिक है वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। कि जो वृक्क नलिका होती है, वृक्क में जो वृक्क नलिका होती है, उस वृक्क नलिका में यूरिन का फॉर्मेशन अर्थात मूत्र निर्माण की क्रिया कैसे होती है। तो हम इसी टॉपिक में यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वृक्क नलिका की संरचना तो आप देख ही चुके होंगे, ठीक, पिछले वीडियो में आपने बनाई होगी। तो जो वृक्क नलिका है ये वृक्क नलिका ही बनी है, लेकिन इसमें यह दिखा दिया गया है कि कहाँ से कौन से पदार्थ कहाँ जा रहे हैं। जैसे ये ग्लोमेरुलस, यहाँ पर जो है ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस में यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड आने के बाद यहाँ पर छनता है, छनने के बाद जो है समीपस्थ कुंडली नलिका में आता है। तो कुछ पदार्थ जो होते हैं समीपस्थ कुंडली नलिका से अपवाही धमनिका में चले जाते हैं और कुछ पदार्थ अपवाही धमनिका से समीपस्थ कुंडली नलिका में आ जाते हैं। ये एरो बना हुआ है कि कौन किधर से जा रहा है, कौन किधर आ रहा है। जैसे ये चीजें जो बनी है ये दिखा रहे हैं कि इसमें जा रहे हैं और जो कुछ चीजें इसमें से इसमें आ रहे हैं, एरो दिखा रहा है, ठीक। तो जो हेनले का लूप है, यहाँ से जो जल है, जल जो है अपवाही धमनिका में चला जाता है। फिर यहाँ से जो हेनले का लूप है और दूरस्थ कुंडली नलिका है, तो यहाँ से कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम आयन, जो सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं इनका स्थानांतरण होता रहता है। जो वृक्क नलिका होती है, तो जो वृक्क नलिका होती है ये कहाँ पड़ी होती है, तो ये कोशिका जाल में पड़ी होती है। कहाँ पड़ी होती है? कोशिका जाल में पड़ी होती है। कोशिका जाल से ये कुछ पदार्थों को लेती है और कुछ पदार्थों को कोशिका जाल को देती है। तो हम यही जानेंगे वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया में, ठीक। तो जो वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया में संपन्न होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला है परानिसंदन, पहला क्या है? परानिसंदन, और दूसरा क्या है? चयनित कुंडा अवशोषण, चयनित कुंडा अवशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो ये 2 चरण होते हैं। तो पहले हम पहला चरण बताएंगे। पहले चरण में क्या होता है कि जो बोमैन कैप्सूल होता है, बोमैन कैप्सूल में रुधिर केशिकाओं का घनाजाल होता है। तो बोमैन कैप्सूल में रुधिर केशिकाओं का घनाजाल होता है, जहां से अभिवाही धमनिका द्वारा ब्लड आता है। कहाँ? बोमैन कैप्सूल में आता है। तो अभिवाही धमनिका द्वारा ब्लड बोमैन कैप्सूल में आता है, जो एक फिल्टर की तरीके से कार्य करता है। किसकी तरीके से कार्य करता है? जैसे छन्नी होती है, तो बिल्कुल बोमैन कैप्सूल एक छन्नी की तरीके से कार्य करता है। तो ये बोमैन कैप्सूल एक फिल्टर की तरीके से कार्य करता है। तो जो आने वाले रुधिर से जो पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, कौन कौन सी चीजें? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, तो इन सब चीजों को छान देता है, ठीक, फिल्टर कर देता है उनका। अब यहाँ से जो चीजें फिल्टर हुई, फिल्टर होने के बाद ये जो है केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, अर्थात ग्लोमेरुलस में इसका जो है फिल्ट्रेशन होता है और ये बोमैन कैप्सूल में आ जाते हैं। जो भी पदार्थ यूरिया और यूरिक एसिड हैं वो छने, कहाँ छने? ग्लोमेरुलस में छने, ठीक। ग्लोमेरुलस छनने के बाद कहाँ आ गए? बोमैन कैप्सूल में आ जाते हैं, ठीक। और जो छोटे अणु होते हैं वो छन जाते हैं इसमें से, ठीक। जो छोटे अणु होते हैं वो तो इसमें आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े अणु होते हैं, बड़े अणु जो होते हैं वो छनते नहीं हैं, वो सीधे अपवाही धमनिका में चले जाते हैं, ठीक। तो जो बड़े अणु होते हैं वो रुधिर में ही रह जाते हैं। कहाँ रह जाते हैं? तो जो बड़े अणु होते हैं वो रुधिर में रह जाते हैं और जो छोटे अणु होते हैं वो छनकर आ जाते हैं। तो छोटे अणु कौन कौन से? जैसे अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, यूरिया है। तो अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, यूरिया जो होता है वो सब इससे छन जाते हैं, ठीक। छनने के बाद जो है ये कहाँ आ जाते हैं? बोमैन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो तुम्हारी यही क्रिया क्या कहलाती है? परानिसंदन कहलाती है, ठीक। फिर से बताते हैं, अभिवाही धमनिका के द्वारा ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, यहाँ पर जो बड़े बड़े अणु होते हैं वो छन नहीं पाते, वो ब्लड में ही रह जाते हैं। और जो छोटे अणु होते हैं जैसे ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये सब छन जाते हैं। छनने के बाद
आपके बोमैन कैप्सूल में आ जाते हैं। यही क्रिया परानिषेधन कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। परानिषेधन की क्रिया खत्म। दूसरा आता है चयनित पुनरावशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जो बोमैन कैप्सूल से जो छनकर आया, बोमैन कैप्सूल से जो छनकर आया उसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल आदि उपयोगी भी पदार्थ होते हैं। जैसे यहाँ से जो कुछ छन के आ गया तो ये सब उपयोगी पदार्थ होते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है जल, यूरिया, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ये सब उपयोगी पदार्थ भी होते हैं। तो जब अब देखिए शरीर से अगर उपयोगी पदार्थ बाहर निकल जाएंगे तो शरीर को हानि हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि जो पदार्थ उपयोगी होते हैं वो क्या होता है कि वो पुनः कहाँ चले जाते हैं? अपवाही धमनिका में चले जाते हैं। अपवाही धमनिका कहें या कहें कोशिका जाल में चले जाते हैं। जो बढ़िया बढ़िया पदार्थ होते हैं वो पुनः कहाँ चले जाते हैं? कोशिका जाल में चले जाते हैं। और कुछ पदार्थ जो छन्ने से शेष रह गए, जो छूट गए थे, जो धोखे से निकल गए थे छन्ने से, तो क्या हुआ कि वो पदार्थ जैसे यूरिक एसिड है, हम लोग यूरिक एसिड फिर दवाइयाँ खाते हैं तो कुछ दवाइयाँ वगैरह होती हैं, तो अगर वो छन्ने से बच जाती हैं तो वो पुनः कोशिका जाल से पुनः कहाँ जाते हैं? जो है समीपस्थ नलिका या मतलब कहें वृक्क नलिका में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वृक्क नलिका के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे जल, यूरिया, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज आदि पदार्थों को पुनः रक्त में भेज दिया जाता है, अर्थात केशिका जाल में भेज दिया जाता है। और जो खराब पदार्थ होते हैं जो छन्ने से शेष रह गए हैं उन पदार्थों को जैसे यूरिक एसिड, दवाइयाँ, ठीक, यूरोक्रोम आदि बहुत सी चीजें होती हैं तो जो छन्ने से शेष रह जाती हैं फिर से वो कहाँ जाती हैं? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ जाती हैं? जो वृक्क नलिका में आ जाती हैं। जब वृक्क नलिका में आ जाती हैं तो ये क्या होती है? वृक्क नलिका में इनका फिर से जो है फिल्ट्रेशन होता रहता है और जो शेष पदार्थ बचता है, फिल्टर होने के बाद जो शेष पदार्थ बचता है वो मूत्र कहलाता है। ठीक, यही क्रिया आपकी चयनित पुनः अवशोषण कहलाती है। जैसा कि इसका नाम ही कह रहा है कि चयनित पुनः अवशोषण, मतलब जो कुछ भी बढ़िया चीजें हैं उनको हम भेज देंगे और जो खराब चीजें हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और सब चीजें हैं तो हम उनको वापस अपने अंदर मतलब जो है वृक्क नलिका के अंदर वापस आ जाएंगी। तो इस प्रकार से चयनित पुनः अवशोषण हो जाता है जिसके फलस्वरूप मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र में होता क्या क्या चीजें हैं? मूत्र में जल होते हैं, लवण होते हैं, यूरिया होती है, जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं दवाइयों के भी अंश होते हैं, रंग होता है जैसे जो दवाइयाँ या हम लोग कलरफुल चीजें जो खा लेते हैं जैसे कुछ मिठाइयों में कलर डाला जाता है या फिर जो कुछ दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ भी जानते हैं कलरफुल होती हैं, दवाइयों में रंग होता है, तो वो सब जो है छड़ने के बाद मूत्र निर्माण जब होता है तो उसमें सब आ जाते हैं और शरीर से हानिकारक पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? चयनित पुनः अवशोषण कहलाती है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाती है। इस प्रकार से दोनों चरणों के द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न हो जाती है। और सामान्यतः मूत्र की जो मात्रा होती है वो 24 घंटे में 1500 मिलीलीटर। कितना? 24 घंटे में 1500 मिलीलीटर। 24 घंटे में कितना? 1500 मिलीलीटर मूत्र निर्माण होता है सामान्यतः। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको चित्र को बनाइए आप और इतना ही आपको लिखना है केवल। ठीक, ये चित्र इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप चित्र बना देंगे तो मोस्टली चीजें चित्र से ही समझ में आ जाती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।